तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत लंबे समय से इस नए एपिसोड को आने का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक और भयंकर एपिसोड को। और हाँ, इसमें आज रिलीज हुई चैप्टर को भी मैंने ऐड कर दिया है, इसीलिए काफी ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जब डैडी समझ जाती है कि जंग उस बंदे फर्स्ट को नहीं संभाल सकता है तो वो खुद बाहर आते हुए मामले को अपने हाथ में लेता हुआ जंग से कहती है, जंग जल्दी से यहाँ से भागो और टोड पॉइजन किंग को ढूंढो, तब तक के लिए मैं इस कमीने को संभालती हूँ। जिस पर की जंग जब उससे कुछ कहने की कोशिश करने लगता है तो डैडी कहती है, मैं उसे बस थोड़ी ही देर संभाल सकती हूँ तो जल्दी करो। वैसे भी मैं दूर से सिमन की भयानक आभा को महसूस कर पा रही हूँ, मुझे यकीन है तुम भी इसे महसूस कर पा रहे होगे। अगर उसने भी मेरी मौजूदगी का पता लगाकर यहाँ आ गया तो चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए जब तक उसे पता नहीं चल जाता तब तक मैं अपनी स्पिरिट एनर्जी का कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल करूंगी। तो अब जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जिस पर की जंग अपने पास कोई रास्ते को ना देखकर वहाँ से जाते हुए कहता है, बस थोड़ी देर तुम उसे रोके रखो। वही फास्ट रेड को अपनी दूसरी आंख की मदद से उसे देखता हुआ कंफ्यूजन में कहता है, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। साथ ही वो सोच रहा था वो वही है ना, जबकि दूसरी तरफ रेड सोच रही थी या वह उस लड़की की वजह से जो बिल्कुल मेरी तरह देखती है उसे लेकर मुझे देख कंफ्यूज हो रहा है। अभी रेड फिर से कहता है, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? या तुम नाराज हो केवल इसलिए क्योंकि मैंने उस चीज को छू लिया जिसे तुम पसंद करते थे? जो सुनता हुआ रेड अभी भी कोई भी जवाब ना देते हुए अपने मन में सोच रही थी, या वो अभी भी मुझे नहीं पहचाना है और उस लड़की को लेकर मुझे देख कंफ्यूज हो रहा है? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी क्लियर नहीं करूंगी, भले ही यह मेरे लिए थोड़ा सा नापसंद होगा पर फिर भी उसे ना पता चले, इसलिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं उसी लड़की का मार्शल आर्ट यूज करूं। इसी के साथ वो सोयोन का मार्शल आर्ट स्वॉर्ड स्टाइल ऑफ हेवन का जब इस्तेमाल करना शुरू कर दी है तो उसे देखते हुए फास्ट अपने मन में सोचता है, ये तो स्वॉर्ड स्टाइल ऑफ हेवन है, आखिर वो करने की क्या कोशिश कर रही है? पर तभी डेड उस पर हमला कर देती है फॉलिंग स्टार के साथ, जो कितना भयानक होता है कि फास्ट के पीछे वाला पूरा बिल्डिंग तबाह हो चुका था। जबकि रेड वो सोच रही होती है, मुझे उसकी मार्शल आर्ट यूज करने से नफरत है, लेकिन मुझे मानना ही होगा ये स्वॉर्ड स्टाइल वाकई में अच्छी है क्योंकि यह बहुत तेज है तो इससे बचना मुश्किल है। हम देखते हैं वो लगातार फास्ट को एक भी सेकंड दिए बगैर उस पर लगातार अटैक किए जा रहे थे, जिससे कि बचने की कोशिश करता हुआ फास्ट कह रहा था, हमने काफी ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है। मुझे लगा था तुम में इंटरनल एनर्जी के अलावा सब चीज की कमी है, लेकिन नहीं, तुम तो काफी ही ज्यादा बेहतर हो गई हो। मुझे तुम पर सीनियर डिसेबल होने के नाते बहुत ही ज्यादा गर्व है। इतना बोलते हुए जब वो हमला करता है तो हम देख पाते हैं वहाँ उस जगह पर एनर्जी की भयंकर रूप में ब्लास्ट हुआ था, चारों ही तरफ शॉक वेव फैल चुके थे, जिससे कि बचता हुआ रेड जब दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करने लगती है तो फर्स्ट उसके हमले से बचता हुआ उससे कहता है, तुम आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या सचमुच में तुम इतनी ज्यादा गुस्से में हो? जिसको सुनता हुआ रेड सोच रही होती है, ये कमीना वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। भले ही मैं अपने स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और न ही अपनी पूरी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और फिर भी वो मेरे सारे मूवों को भांप पा रहा है। वाकई में यह एक बड़ी बात है। यह कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मोर्टल हरा सकता है, इसीलिए मुझे जोखिम उठाकर बस थोड़ी देर तक उसे संभाले रखना है। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट उसे लगातार हमला करता हुआ देख उससे आगे कहता है, अगर तुम ऐसे ही करती रही और रुकी नहीं तो तुम हद को पार कर जाओगे और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा इसका इस्तेमाल ना करने के लिए। इतना बोलते हुए जब वो अपने पेनिट्रेटिंग आई का इस्तेमाल करता है तो उसे देखते हुए रेड कहती है उसकी सारी क्यूएं उसकी आंखों में जमा हो रही है। ये सब सोचता हुआ वो तुरंत ही फर्स्ट से खुद की दूरी बनाती है, लेकिन फर्स्ट अपनी आंखों के इस्तेमाल से अब तक पता लगा लिया था वह सियोन नहीं है, तुम वो नहीं हो। आखिर तुम हो कौन? जिसका की जवाब फर्स्ट कुछ भी दे पाता, तभी अचानक से उस पूरे जगह को एक भयानक डार्क प्रेशर अपनी चपेट में ले लिया था, जिसकी इंटेंसिटी को महसूस करता हुआ ये लोग डरते हुए अपने बगल में जब देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर डार्क क्यूआई से ढका हुआ जॉन्ग दिखाई देता है, जो कि एक अलग ही स्टेट में पहुंच चुका था। आखिर वो यहाँ पर अभी भी क्या कर रहा है और ये किस तरह की ओमनियस एनर्जी है? ये तो डेथ क्यूआई से बिल्कुल ही अलग है। ये बहुत ही ज्यादा गहरा और अंधेरे से भरा हुआ है। इसी के साथ कुछ समय पहले हम देखते हैं जब जॉन्ग रेड के कहने पर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो फर्स्ट के पहले दिए हुए उसे नुकसान के कारण उसे भागने में वहाँ से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो अपने पीछे देखते हुए कहता है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, वह हर हाल में मुझे ढूंढ कर मार डालेगा, मेरे पास बिना पावर के कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये सब सोचता हुआ वो टोड पॉइजन के ट्रांसफॉर्मेशन को याद करते हुए आगे कहता है, बाबा इवोल्यूशनरी रियलम, क्या यह मुझ पर काम करेगी? मैंने टोड पॉइजन किंग के मेटामॉर्फोसिस के समय उसके क्यूआई सर्कुलेशन के रास्ते को याद कर लिया था। जिस तरह क्यूआई 3 बिंदु और 3 यंगों को भेद कर सारा जीवन शक्ति और आत्मा का निर्माण किया, ठीक वैसे ही अगर मैं ये खुद पर कॉपी करूँ तो क्या यह काम करेगा? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये रिस्क उठाना ही होगा। हालांकि यदि मैंने बिना एनलाइटेड के ही उन तीनों यंगों को जागृत किया तो मैं मर भी सकता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा जुआ होगा अपनी जान को दांव पर लगाना, या तो मैं सब कुछ जीतूंगा या सब कुछ हार जाऊंगा। ये सब सोचता हुआ वो एक जगह पर बैठते हुए कहता है, अगर मुझे आज मरना ही है तो मैं ये कोशिश करके मरूंगा, क्योंकि मेरे पास डेथ क्यूआई है तो मैं इसके रास्ते को सीधा उल्टा दूंगा। निचले डांटियान से मिडिल डांटियान होते हुए ऊपरी डांटियान था, और तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो तुरंत ही जोरों से खून की उल्टियां करते हुए इसी तरह खुद को संभालते हुए अपने
मन में कहता है बाल बाल बचा, मेरी सांसें स्थिर नहीं थी जिस वजह से मैं लगभग मर ही गया था। तो चलो अब फिर से इसे धीरे धीरे करते हैं। इसी के साथ जब वह दोबारा उस प्रक्रिया को करते हुए निचले डांटियान से मिडिल डांटियान होते हुए ऊपरी डांटियान तक अपने QI को फैलाता है तो हम देख पाते हैं इस बार वह प्रक्रिया काम करती है, जिसकी वजह से वह बार बार उस प्रक्रिया को लगातार करते हुए वह अपने मन में कहता है हेवनली आर्क को उल्टा दो ताकि डायग्राम की पानी और रीजन को सहायता कर सके। कन्वर्जन 3 इन एसेंस में ट्रांसेंडेंट की दीवार अब टूट रही है। उसे इस तरह अपने लेवल को ब्रेक करता हुआ देख रेड अपने मन में कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो मेटाफॉर्मोसिस से गुजरने की कोशिश कर रहा है। कोशिश में वो देखती है कि फर्स्ट काफी ज्यादा स्पीड के साथ जोंग की तरफ भागते हुए कह रहा था मेटामॉर्फोसिस के दौरान थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आपको QI ब्लॉकेज में डाल सकता है, तो फिर मैं तुम्हारे इसके दौरान हाथ पैर ही काट दूं तो क्या होगा। जिसको देखता हुआ रेड बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी और उसे रोकने की कोशिश करते हुए सोचती है ये खतरनाक है क्योंकि मोटल की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। अगर इस समय उसके शरीर से एक पंख भी छू लिया तो वो QI डेविएशन में चला जाएगा। दूसरी तरफ फर्स्ट जोंग के पास पहुंचकर उस पर हमला करते हुए कहता है चलो मैं सबसे पहले तुम्हारे हाथों को काटूंगा, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रेड आकर गोली की तरह उसे टकराती है और उसे किसी भी तरह जोंग से दूर करता हुआ कहती है इतनी जल्दी भी क्या है। जिसको देखता हुआ फर्स्ट वो हंसते हुए अपने हमले का स्पीड उस पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, इतना कि आसपास की बिल्डिंग लगातार तबाह होती जा रही थी। लेकिन जब वो देखता है कि रेड पीछे नहीं हट रही है तो वो अपना हमला करता है स्वॉर्ड स्टाइल ऑफ हेवन हेवनली स्वॉर्ड मेटियोर। हम देखते हैं उसकी गोली से भी ज्यादा स्पीड से रेड पर बरस रहा था। जिसको देखता हुआ रेड अपने मन में कहती है मैं इस तरह अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा लीक नहीं होने दे सकती, नहीं तो सिचुएशन बद से बदतर होती चली जाएगी। और हम देखते हैं उसे फर्स्ट को संभालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो एक तो अपनी एनर्जी का बहुत ही कम मात्रा यूज कर रही थी ताकि उसके बारे में सिमन को पता ना चल जाए, और दूसरी तरफ फर्स्ट अपनी पावर को लगातार बढ़ाते हुए जोंग को मारने की वो कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो खुद को भी बचा रही थी और जोंग को भी बचा रही थी, इसलिए उसे काफी मुश्किल हो रही थी। वही फर्स्ट वो जोंग की तरफ जाते हुए कह रहा था मैं उस तक पहुंचने वाला हूँ, अब क्या होगा, क्या वो मर जाएगा। अपने पास कोई रास्ते को न देकर बिना अपनी परवाह किए फाइनली रेड अपनी पावर को अनलीज करती है, जिसके बाहर निकलते ही हम देख पाते हैं उस पूरे जगह पर रेड और फैल चुकी थी, जिसकी भनक तुरंत ही सीनियर को यहाँ पर मिल जाता है। वह मास्टर को नीचे दबाए हुए रेड को महसूस करता हुआ कहता है तो ये तुम ही थे। इतना बोलते हुए वो क्रीपी स्माइल को देते हुए जैसे ही अपने स्टाफ को जमीन पर मारते हुए कहता है आगे बढ़ो, तो हम देख पाते हैं कि उसके दोनों हेवी उसके ऑर्डर मिलते ही सीधे रेड की ओर बढ़ चुका था, जिसकी आभा को महसूस करता हुआ रेड कहती है मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पूरी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज कर दूंगी। इतना बोलते हुए वो अपनी पूरी पावर के साथ जब स्वॉर्ड स्टाइल ऑफ मून का इस्तेमाल करती है तो उसकी भयानकता को देखते हुए फर्स्ट अपने मन में कहता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ वो उसके काउंटर में अपना स्वॉर्ड स्टाइल ऑफ हेवन का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं उन दोनों का अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराता है तो वहाँ पर फिर से एक बड़ा धमाका हुआ था। वहीं रेड सोच रही होती है स्वॉर्ड स्टाइल ऑफ हेवन इतनी परफेक्ट है कि मैं इसे नकार नहीं सकती, चाहे फिर मैं इसे कितना ही नफरत क्यों न करती हूँ। हालांकि इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं क्योंकि इसे मैंने सैकड़ों सालों तक दोहराया है, इसमें जो कमियां हैं वो है। इतना सोचते हुए वो जैसे ही फर्स्ट की वीकनेस को ढूंढकर उसके सीने पर जब हमला करती है तो उसे देखते हुए फर्स्ट पलक झपकने से पहले ही रिएक्ट करके उससे बच चुका था। इसे देखता हुआ रेड शॉक हो ही रही होती है, तभी उससे पहले ही फर्स्ट अपना हमला उस पर कर दिया था, जिससे बचने की कोशिश रेड कर पाती उससे पहले ही वहाँ पर कुछ फिर से अचानक होता है। जोंग की एनर्जी फिर से एक धमाके के साथ और भी ज्यादा डार्कर हो चुकी थी, जिसे देखता हुआ रेड अपने मन में कहती है यह किस तरह की ओमनियस एनर्जी है, या मोटल वाकई में ठीक भी है। हम देखते हैं वो जोंग की चिंता में जैसे ही एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट होती है, वैसे ही फर्स्ट इस समय का फायदा उठाकर तुरंत ही जोंग को मारने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, मुझे जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करना होगा। ये सब बोलता हुआ वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जोंग के पास ही पर अपनी स्वॉर्ड को लेने की, जबकि उसे देखता हुआ रेड अपनी ब्लड बैरियर का इस्तेमाल करते हुए कहती है मैं तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी पहुंचने नहीं दूंगी, तुम मुझसे बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हम देखते हैं फर्स्ट जब तक कि अपने स्वॉर्ड के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वो अपनी ब्लड से बने कई सारे हाथों से उसे जकड़ लिया होता है, लेकिन चूंकि फर्स्ट कोई मामूली बंदा नहीं होता है तो उसे संभालने में काफी दिक्कत आ रही थी। हम देखते हैं वो अपनी इतनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी कि उसके नाक मुंह हर जगह से ब्लड बाहर निकल रही थी, और फिर भी लगभग फर्स्ट अपने स्वॉर्ड तक पहुंच ही चुका था, जिसे देखता हुआ रेड काफी ज्यादा डर चुकी थी और अपनी अंतिम कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। फर्स्ट अपने स्वॉर्ड तक पहुंच चुका था और उसे एक जोरदार लात मारते हुए अपने स्वॉर्ड को जोंग की तरफ फेंक दिया होता है, यानी कि इस बार जोंग का काम तमाम होने वाला है। रेड कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अब काफी देर हो चुकी थी, वह स्वॉर्ड बिल्कुल ही जोंग के पास पहुंच चुका था। लेकिन ये क्या, अचानक ही कुछ होता है। जोंग अपनी मेटामॉर्फोसिस को एक मोमेंट पर कंप्लीट कर लेता है और तुरंत ही अपनी शांत स्टेट से बाहर निकलते हुए उस स्वॉर्ड को हवा के बीच ही रोक लिया था, जिसे देखते हुए ये लोग कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही हम देख पाते हैं जोंग जहाँ पर बैठा था उसके चारों ही तरफ डार्क QI से बने हुए उसे पूरी तरह से अपने अंदर संभाल लिया होता है, यानी कि ये
एक अच्छा संकेत था, जिसके चलते रेड अपने कांपते हुए बॉडी के साथ कहती है, मोटा तो तुमने आखिरकार रीच कर ही लिया इवोल्यूशनरी रियलम को। लेकिन भाई साहब फर्स्ट वो जॉन को देखता हुआ इतना सीरियस हो गया था कि अपने मन में हैरानी के साथ कहता है, उसके अंदर से जिस तरह की एनर्जी निकल रही है उस तरह की एनर्जी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। यह मुझे डार्कनेस और कियोस का बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत दे रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं आता एबिस में समाता हुआ जा रहा हूँ। आखिर इतनी इविल और एट्रोसिटी से भरी हुई एनर्जी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। ये सब सोचता हुआ वह जॉन से कहता है, ऐसा महसूस हो रहा है मानो तुम किसी राक्षस की तरह हो। क्या तुम सचमुच में इंसान हो भी या नहीं। जो सुनता हुआ जॉन खुद को देखते हुए कहता है, एक राक्षस, यह इतना बुरा भी नहीं है। वहीं फर्स्ट जॉन को देखते हुए जब अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसे ठंडा पसीना आ रहा था, यानी कि वो मान रहा था सिचुएशन उसके लिए काफी खराब हो चुकी है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे किसी भी हालत में उसे अभी मारना होगा। जबकि वहीं जॉन अपनी नई एनर्जी को देखता हुआ बोल रहा था, अपनी राक्षसों की जैसी एनर्जी को देखते हुए मैं इसे नाम दूंगा डेमोनिक क्यू है। जो सुनता हुआ फर्स्ट कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमने अभी अभी कुछ नया बनाया है। और खैर चलो, चूंकि तुमने नए रिवॉल्यूशनरी रियलम को रीच किया है तो सावधान रहना, क्योंकि तुम बस नाम मात्र के ही काबिल हो। मेरे सामने तुम्हारी छोटी सी हल्की सी भी चूक तुम्हारे सर को उड़ा देगा। जो सुनता हुआ रेड जब कहती है, मॉडल हम साथ मिलकर लड़ सकते हैं, तो जॉन उसे बताता है, लकड़ी की गुड़िया में वापस चली जा। जो सुनता हुआ रेड काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी तो उसे जॉन बताता है, क्या तुम उसे महसूस कर सकती हो, एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सेमन आ रहा है। अगर वो यहाँ पर आ गया तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे, इसीलिए अपनी बिखरी हुई एनर्जी को समेटो और छुप जाओ। जो सुनता हुआ रेड फर्स्ट की ओर एक छोटी सी एनर्जी को फेंकते हुए कहती है, अगर सिचुएशन जरा सा भी तुम्हारे हाथ से निकलने लगे तो तुरंत ही भाग जाना और पॉइजन का इस्तेमाल करने वाले उस बुरे आदमी को ढूंढना। हम देखते हैं उस एनर्जी से बचने के लिए फर्स्ट जैसे ही अपने सर को दूसरी साइड करते हुए कहता है, अब ये क्या है। इसी के साथ वो वापस देखता है रेड की तरफ तो वो गायब हो चुकी थी, यानी कि पलक झपकने से पहले ही, जिसके चलते वह जॉन से पूछता है आखिरकार वो कब चली गई। जिस पर कि जॉन कहता है, तुम किसी बारे में बात कर रहे हो। वो बताता है, वो छोटी डिसाइवर नहीं, मेरा मतलब है वो वोमेन जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। तो जॉन बताता है, लगता है तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है, या यह तुम्हारी दाईं आंख पर ज्यादा जोर डालने की वजह से है। मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, तो क्या तुम चाहते हो मैं इसे निकाल लूं। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ फर्स्ट उसकी तरफ देखते हुए कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं उस पूरे जगह को भयंकर शांति ने अपने अंदर संभाल लिया था। लेकिन अगले ही क्षण वो दोनों अपनी जगह से गायब होते हैं और एक दूसरे से इतनी जोरदार तरीके से टकराते हैं कि हम देख पाते हैं और उसकी शॉक वेव इतनी भयंकर थी कि वहाँ की फील्ड सूखे हुए पत्तों की तरह बिखर रहे थे, मानो कोई बाढ़ आ गया हो। हम देखते हैं फर्स्ट जंग पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। हम देखते हैं वह जंग के पास एकदम से ही पहुंचकर बहुत ही जोरदार लात को मारता है, जिससे कि जंग काफी ज्यादा दूर गया था, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है। जिसे देखता हुआ फर्स्ट अपने मन में कहता है, वह मेरे सभी हमलों पर रिएक्ट कर पा रहा है। इसी के साथ जब वह अपने स्वॉर्ड स्टाइल ऑफ हेवन का इस्तेमाल करता है तो हम देख पाते हैं जंग उसके खिलाफ अपने मूनलेस व्हाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते उसकी डार्क एनर्जी एक ब्लैक होल का रूप लेते हुए फर्स्ट की जितनी भी मिट्योर की जैसी एनर्जी जो आ रही थी उन सभी को अपने अंदर संभाल लिया होता है। हालांकि ये बस एक स्लो मोशन का सीन था, असलियत में हम देखते हैं उसके उस हमले से आसपास की जितनी भी घरें थी वो पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बंट चुके थे और लगातार रेत के दानों की तरह बिखरते हुए जा रहे होते हैं। उनकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि नंगे आंखों से देखा भी नहीं जा सकता था, बस घरों को तबाह होता हुआ देखा जा सकता था। वहीं स्लो मोशन में हम देखते हैं कि जॉन फर्स्ट के हमले से किसी तरह बचने की कोशिश करता हुआ सोच रहा था वह सेम मेरे ही जैसे मार्शल रियलम पर है, हालांकि मुझे एक ओपनिंग मिल गया। इतना सोचते हुए वो जैसे ही फर्स्ट की आंखों को निशाना बनाता है तो हम देख पाते हैं बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ वह उसके उस हमले से बच चुका था, जिसको देखता हुआ जॉन के साथ साथ तो रेड भी काफी ज्यादा चौंक चुके थे। वहीं फर्स्ट उसके अटैक से बचने के बाद अपने स्पीड स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करते हुए कहता है, भले ही तुम दीवार को पार करने में कामयाब हो गए हो, लेकिन तो जॉन उसके स्पिरिट स्वॉर्ड वाले हाथों को ही पकड़ लेता है और उसके हमले को खुद पर होने से रोक दिया था। जिसे देखता हुआ फर्स्ट अपने घुटनों से उसके सर पर मारते हुए कहता है, तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा मुझसे नीचे हो, हालांकि तुम्हारी एनर्जी ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। हम देखते हैं उसके उस हमले के कारण जंग हवा में उड़ता हुआ काफी ज्यादा पीछे जा ही रहा था। तभी फर्स्ट एकदम से ही उसके पास पहुंचकर दोबारा उस पर हमला करते हुए कहता है, आकाश के ऊपर हो या नीचे, इकलौता मैं ही हूँ जिसे कि सम्मानित किया जाएगा, जबकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये सब बोलता हुआ वो अपने हाथों को जंग के सीने के आर पार कर दिया था। जिसे देखता हुआ रेड घबराते हुए जोरों से जंग का नाम लेते हुए उससे चिल्लाती है, साथ ही एक दूसरी आवाज भी आती है,
यंग मास्टर। हम देखते हैं वहाँ पर टोड पॉइजन किंग पहुंच चुका था। वो कहता है आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो मेरे डिसेबल के साथ। उसे अचानक वहाँ पर देख फर्स्ट कहता है टोड पॉइजन किंग आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया और मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। ये सब बोलता हुआ वो कुछ भी कर पाता तभी जो उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है तुमने खुद को फंसा दिया इसके लिए शुक्रिया। इसे देखता हुआ वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और अपने मन में कहता है मेरा हाथ मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। अमी ने कहे कि जादू टोना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना बोलते हुए वो अपने दूसरे हाथों में जब स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जोंग को मारने की कोशिश करने लगता है तो उसके हाथों को पीछे से टोड पॉइजन किंग आकर पकड़ लेता है। जिसे देखता हुआ वो कहता है टोड पॉइजन किंग मुझे छोड़ो। वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं आप मेरे डिसेबल को मेरे आंखों के सामने ही मारने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनता हुआ फास्ट कहता है या तुम अपने डिसेबल के कारण मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो आपसे मैं और तुम दुश्मन हुए। टोड पॉइजन किंग जिस पर की बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है यंग मास्टर। और तभी वो कुछ ही देख चौंक चुका था। यंग फास्ट को और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए उससे कहता है मास्टर प्लीज उसे कसकर दबोचे रखिए। हम देखते हैं फास्ट दोनों ही तरफ से खुद को गिरा हुआ देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और अपने पास कोई रास्ते को न देखकर अपने सर से ही जोंग के सर पर लगातार बार बार हमला करते हुए कहता है मुझे पकड़े रखोगे सही है इसी तरह पकड़े रखो मैं देखता हूँ आखिर कब तक तुम लोग मुझे इस तरह थामे रखते हो। ये सब बोलता हुआ वो अचानक ही महसूस करता है कि वो स्लो होने लगा था क्योंकि भाई साहब जोंग ने उसे बुरी तरह से जकड़ने के बाद अपने पॉइजन सूत्रा ऑफ डीमन डिस्ट्रक्शन की पॉइजन फिजिक का इस्तेमाल किया था जिसके अंदर से उसकी पॉइजन बुरी तरह से फास्ट के अंदर ट्रांसफर हो रहा था। जिसे देखता हुआ जोंग कहता है भले ही तुम इवोल्यूशनरी रियलम पर हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे पॉइजन के सामने। जो सुनता हुआ फास्ट अपने पास कोई रास्ते को न देखकर बोलता है आरामखोर कहेंगे क्या तुम्हें वाकई में लगता है मैं यहीं पर हार जाऊंगा। ये सब बोलता हुआ वो अपने हाथों को मोड़ता हुआ बड़े ही मुश्किल से टोड पॉइजन किंग के पकड़े जाने के बावजूद भी जोंग के सर में घुसाने की कोशिश करता हुआ उससे कहता है मैं इस तरह इतनी आसानी से ही यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। लेकिन जोंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आने वाले समय को जानता था। वो उसे घुर ही रहा होता है तभी हम देख पाते हैं फर्स्ट ये मोमेंट पर आकर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था और वो अपने स्पिरिट स्वार को उसके अंदर घुसाते रुककर पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है। तो उसे छोड़ते हुए टोड पॉइजन किंग कहता है चलो अब बस करो यहीं पर रुक जाओ। जिस पर जोंग बताता है नहीं मुझे उसे अभी मारना होगा। तो टोड पॉइजन किंग उससे बताता है अगर तुमने उसे अभी मारा तो एसोसिएशन लीडर हम दोनों को ही खत्म कर देंगे। क्या तुम सचमुच में यही चाहते हो। जो सुनता हुआ जोंग कहता है ये कितना एनोइंग है और चलो अभी के लिए एसोसिएशन लीडर को अपना दुश्मन बनाने से अच्छा इसे ही अपना दुश्मन बना लेना बेहतर होगा। उसे इस तरह रुकता हुआ देख टोड पॉइजन किंग चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कह ही रहा होता है कि चलो सारी चीजें खत्म हुई। तभी वो देखता है जोंग आगे बढ़ता है और फर्स्ट के उस सीक्रेट आंख को बाहर निकालते हुए कहता है हालांकि मुझे ये चाहिए मुझे ये काफी ही ज्यादा पसंद आया है वैसे भी तो हम दुश्मन ही बनने वाले हैं। तो आगे ये मेरे लिए परेशानी ही खड़ा करता। भाई साहब उसके ऐसे रूप को देखता हुआ तो टोड पॉइजन किंग की पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर अभी अभी उसने किया क्या। पर चूंकि जोंग ने अब ऐसा कर ही दिया है तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह फर्स्ट की जान बचाते हुए कहता है यह एक ऐसी पिल है जो लगभग पूरे पॉइजन को खत्म कर देगी। दादी वो सोच रहा होता है तुम्हारी पॉइजन कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो जोंग कहता है मुझे माफ कर दीजिए आपको ऐसी सिचुएशन में डालने के लिए। जिस पर कि टोड पॉइजन किंग उसे बताता है सब कुछ ठीक है जो कुछ भी हुआ उसे लेकर ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जो सुनता हुआ जोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। उसने सबसे खतरनाक दुश्मन को बना लिया है लेकिन फिर भी वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है केवल इसीलिए क्योंकि उसने मुझे अपनी फैमिली का मेंबर स्वीकार किया है। ये सब सोचता हुआ उसे अपने दादाजी की याद आ रही थी तो वो बिल्कुल ही खामोश हो चुका था। जो देखता हुआ टोड पॉइजन किंग कहता है हमारे पास सच में समय नहीं है चलो जल्दी से इस जगह की सफाई करते हैं लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ सवाल है जो तुमसे मुझे पूछना है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो इसका ईमानदारी से जवाब देना। तो जोंग कहता है ठीक है पूछिए। वो कहता है पहला सवाल तुम मुझसे लड़ने के लिए कैसे मजबूर हुए। जोंग बताता है उसने मुझ पर पहले हमला किया था। जो सुनता हुआ वो कहता है आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। तो जोंग बताता है मुझे पता नहीं लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ क्योंकि वह मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान था। जो सुनता हुआ टोड पॉइजन किंग कहता है सावधान ठीक है। अब दूसरा सवाल तुम इवोल्यूशनरी रियलम में कब पहुंचे। वो बताता है मैं उससे फाइट करते समय इवोल्यूशनरी रियलम में पहुंचा। जो सुनता हुआ तो टोड पॉइजन किंग और भी ज्यादा शौक हो गया था। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर आखिर
बताओ तुमने पॉइजन सूत्र ऑफ डिवाइन डिस्ट्रक्शन को कब सीखा? मैंने तो तुम्हें उसे केवल एक बार ही दिखाया था। तो जंग बताता है हाँ, पर मैंने उसे याद कर लिया था। मैं किसी भी चीज को केवल एक बार देखने से ही उसकी फिगर को अपने माइंड में बना सकता हूँ और बाद में उस मूवमेंट में बदल सकता हूँ। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं उसे कॉपी कर सकता हूँ। जो सुनता हुआ टोड पॉइजन किंग बेहद ही ज्यादा हैरानी में सोच रहा था, वह आखिरकार इतना प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है। मैं जिस चीज को सुप्रीम पीक पर पहुंचने के बाद बहुत ही मुश्किल से कर सका, वह उसने कितनी आसानी से कर लिया। यह बच्चा तो सच में एक राक्षस है, एक राक्षस। अब मैं समझ पा रहा हूँ आखिर क्यों यंग मास्टर उसे लेकर सावधान थे। उसके ऐसी टैलेंट को देख कोई भी डर जाए। शायद मैं एक ऐसे राक्षस के जन्म का साक्षी बन रहा हूँ जो दशकों में केवल एक ही बार दिखाई देता है। इसके अलावा मैं तो उसका मास्टर भी हूँ। कितना फैसिनेटिंग है। भगवान मुझे इसके लिए माफ करना। वह सचमुच में एक ट्रेजर है, मेरा सबसे अनमोल खजाना। ये सब सोचता हुआ वह जोंग से कहता है हमारे पास दो विकल्प है। हमने यंग मास्टर को अपना दुश्मन बना लिया है, इसीलिए अगर वो एसोसिएशन का लीडर बन जाता है तो हम खतरे में होंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जबकि दूसरी तरफ दो और लोग हैं जो कि सक्सेसर के लिए उसके साथ कंप्लीट कर रहा है। हालांकि कोई एक ही सक्सेसर बन सकता है। तो अब हमें किसे बनाना चाहिए? जोंग बताता है हमें उन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए। वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। इस तरह हम मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसा कि तुमने देखा, यंग मास्टर के पास बहुत ही असाधारण टैलेंट है। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो अन्य दो के पास कोई चांस ही नहीं होता सक्सेसर बनने की। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। जो सुनता हुआ जब जोंग कहता है क्या सच में, तो टोड पॉइजन किंग उसे बताता है तुम्हारे चुनाव के आधार पर सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन में दो इम्पोर्टेंट ग्रुप है। एक तो डार्क सेक्ट है जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन को संभालता है, जबकि दूसरा बैक क्लैन है जो कि जहर को कंट्रोल करता है। और तुम उन दोनों को ही साथ लाकर बीच में आते हो। इसके अलावा हम इवोल्यूशनरी रियलम में भी पहुंच चुके हैं जो कि इतने पावरफुल हैं कि अकेले ही पूरे सेक्ट के बराबर है। इसीलिए हम दोनों मिलकर सिचुएशन को बदल सकते हैं। सच में इवोल्यूशनरी रियलम में पहुंचना बहुत ही मजेदार है। ऐसा बोलता हुआ वो बहुत ही डरावनी हंसी हंस रहा था। तो उसे देखते हुए तो ये मतलब था आपका। दूसरे शब्दों में कहे तो हम जिस व्यक्ति को चुनेंगे वही अगला सबसे पसंदीदा हायर बनने का काबिल बनेगा। जो सुनता हुआ रेड कहती है इवोल्यूशनरी रियलम में होने का इतने फायदे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसी समय टोड पॉइजन किंग आगे कहता है मैं अपनी खुशी में बातों को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया। तो बताओ अब तुम किसे चुनोगे? जिसे भी चाहो तुम चुन सकते हो। साथ ही वो सोच रहा होता है वह जरूर सोयोन को ही चुनेगा क्योंकि उसकी स्किल और व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। लेकिन जवाब देता है कि मैं सेकंड यंग मास्टर को चुनूंगा। जो सुन टोड पॉइजन किंग को एकदम से ही बड़ा शौक लगता है। वो कहता है आखिर क्यों? साथ ही वो सोच रहा था वह तो इन तीनों में सबसे कम स्किल वाला है और सबसे धूर्त भी। और जोंग बताता है सेकंड यंग मास्टर भले ही धूर्त वाले व्यक्तित्व को रखते हैं लेकिन उसके सबऑर्डिनेट उसके लिए बहुत ही ज्यादा वफादार है। जबकि दूसरी तरफ यंग लेडी का सबऑर्डिनेट उसके प्रति उतना वफादार नहीं है। वे उसका साथ इस तरह दे रहे हैं जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति देता है। जो सुनता हुआ टोड पॉइजन किंग सारी सिचुएशन को समझते हुए अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। ऐसी सिचुएशन में तो वो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है सक्सेसर के लिए। इन सब का कारण उसकी खूबसूरती है। ये सब सोचता हुआ वो जोंग से कहता है फिर जाओ और सेकंड मास्टर को अपने इरादे को बता दो। तब तक के लिए मैं इस जगह को साफ करके डार्क सेक्ट के लीडर के पास जा रहा हूँ एलायंस को लेकर बात करने के लिए। जिस पर जोंग उसे शुक्रिया कहकर जब सोयोन के सबऑर्डिनेट को उठाने लगता है तो टोड पॉइजन किंग उससे कहता है अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो? इसे छोड़ दो, यह काम मेरा है। वैसे भी तुम उसके साथ करोगे क्या? या तुम उसे सेकंड यंग मास्टर को उपहार के रूप में दोगे? तो वो बताता है नहीं, मैं पहले यंग लेडी सियोन के पास जाऊंगा। जो सुनता हुआ टोड पॉइजन किंग कुछ भी ना समझते हुए जब उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों करोगे? तो जोंग उसके कानों के पास आकर जब बहुत ही सीक्रेटली कुछ बताता है तो उसकी पूरी दुनिया फिर से हिल चुकी थी। वो कहता है क्या सचमुच में तुम ऐसा करने वाले हो? तो जोंग कहता है हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहोगे तो इसे और भी ज्यादा आप भड़का सकते हो। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से संभालोगे। ये सब बोलता हुआ जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे पीछे से देखता हुआ टोड पॉइजन के अपने मन में सोच रहा होता है वह मेरा डिसेबल है। फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या सोच रहा है। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो इस तरह का चुनाव करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब वो वहाँ से जाते हुए जोंग रेड से कहता है यार तुम्हें वो बात याद है? रेड वो कहती है हाँ मुझे याद है, मैंने पहले क्या कहा था अगर तुम सफल हुए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें मास्टर मान लूंगी। जो सुनता हुआ जोंग कहता है अगर तुम्हें वो चीज याद है तो अब तुम क्या सोचती हो? जो सुनता हुआ रेड काफी ज्यादा गुस्से में और शर्म के मारे जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है जो कि इतना भयानक होता है कि हम देख पाते हैं बेचारे जोंग के कानों के पर्दे फट चुके थे और ब्लड काफी जोरों से बाहर निकल रहे होते हैं। जिसे देखता हुआ वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कहता है ठीक है अब रहने दो। रेड वो खुश होते हुए कहती है ये हुई ना बात। वहीं इधर
हम देख पाते हैं टोड पॉइजन के जॉन को पीछे से वहाँ से जाते हुए देख लेने के बाद फर्स्ट की तरफ थोड़ी देर देखता है और फिर अपनी नजरों को अपनी चारों तरफ की जगहों पर घुमाता है और जब सारी चीजें वो कन्फर्म कर लेता है तो वह फर्स्ट के पैरों को तोड़ते हुए कहता है उसकी एक हाथ पहले ही टूट चुकी है और एक आंख भी निकल गई है। तो अगर मैं एक और उसके पैरों को तोड़ देता हूँ तो इससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे डिसेबल के ऊपर हाथ को उठाने का परिणाम क्या होता है तो आप से निपटने के लिए तैयार रहना, क्योंकि चीजें तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नहीं, मेरा मतलब है कि यह सीजन यहीं पर खत्म हो जाती है। राइटर किम तायुंग ने कहा है क्योंकि अब उसके पास आगे रिलीज करने के लिए एडवांस में चैप्टर नहीं है, इसीलिए वो थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहा है ताकि एडवांस में चैप्टर को तैयार कर सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगला सीजन इससे दोगुनी मजेदार होने वाली है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करो, मजा भरपूर आएगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगला सीजन जब भी आए आप लोग मिस ना कर पाओ। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर रहे स्टोरी को देख सकते हो। अगर आपको परफेक्ट स्टोरी देखनी है तो